एक आदमी घबराहट में एक पेड़ के खोखले तने में छिप जाता है, जबकि उसके ठीक ऊपर एक जर्मन अधिकारी उसे ढूंढ रहा है, क्योंकि वह एक भगोड़ा सैनिक है। जर्मन सेना में भगोड़ों के साथ दुश्मनों से भी ज्यादा बेरमी से पेश आया जाता है। अगर वो पकड़ा गया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। खुशकिस्मती से वो जगह एक डेड जोन थी, जहाँ से नीचे देखना मुश्किल था। वो काफी देर तक बिना हिले डुले और बिना आवाज किए वही छिपा रहा। जब अंधेरा होने लगा तब उसने सावधानी से बाहर सिर निकाला, लेकिन वो तुरंत बाहर नहीं आया, बल्कि पहले आसपास नजर दौड़ाई। साफ था कि जर्मन अधिकारी जा चुका था। कड़ाके की ठंड से वो बुरी तरह कांप रहा था। जब वो भूख और ठंड से हार मानने ही वाला था, तभी एक लावारिस सैन्य गाड़ी ने उसका ध्यान खींचा। वहाँ उसे न केवल एक गर्म कोट मिला, बल्कि उसके नाप के जूते और खाने के लिए फलों की एक टोकरी भी मिल गई। जब उसने और तलाशी ली तो उसे एक कैप्टन की वर्दी मिली। ताकत की प्रतीक इस वर्दी को देखते ही उसके दिमाग में एक खतरनाक विचार आया। उसने तुरंत वो वर्दी पहन ली और थूक से अपने चेहरे की गंदगी साफ की। इस तरह एक भगोड़ा रातों रात जर्मन कप्तान बन गया। खुद को असली अधिकारी दिखाने के लिए वो उनकी तरह बोलने का अभ्यास करने लगा। जब वो अभ्यास कर ही रहा था, तभी एक जर्मन सिपाही अचानक उसके सामने आ गया। वो डर गया कि कहीं उसकी असलियत न खुल जाए, लेकिन उस सिपाही ने आगे बढ़कर उसे सलाम किया और रिपोर्ट दी। तब उस आदमी को एहसास हुआ कि अब वो एक जर्मन कप्तान बन चुका है। उसने तुरंत सिपाही को गाड़ी ठीक करने का आदेश दिया, लेकिन सावधानी के तौर पर उसने सिपाही की बंदूक चुपके से चुरा ली। जल्द ही उस सिपाही की मदद से गाड़ी कीचड़ से बाहर निकल आई। अब वो आदमी धीरे धीरे अपनी नई पहचान में ढल चुका था। उसने बड़े इत्मीनान से उस सिपाही का पहचान पत्र मांगा। दाढ़ी वाले सिपाही को जरा भी शक नहीं हुआ कि वो नकली अधिकारी है और उसने अपना कार्ड दे दिया। उसने सफाई देते हुए कहा कि वो भगोड़ा नहीं है, बस अपनी टुकड़ी से बिछड़ गया है। उसे पता था कि भगोड़ों का क्या अंजाम होता है। नकली कप्तान को पता था कि वो झूठ बोल रहा है, क्योंकि वो खुद भी इसी तरह भागा था, लेकिन उसने उसकी चोरी नहीं पकड़ी, क्योंकि उसे एक साथी की जरूरत थी। बस एक सेब देकर उसने उस सिपाही को अपना गुलाम बना लिया। दोनों ने तय किया कि पहले किसी होटल में चलकर अच्छा खाना खाएंगे। रास्ते में उसने अपनी फटी पुरानी वर्दी फेंक दी। जल्द ही उन्हें एक होटल मिल गया। उस दौर में रहने की ऐसी जगह मिलना मुश्किल था, लेकिन जर्मन सेना की हार की वजह से जनता का उन पर से भरोसा उठ चुका था, इसलिए होटल में किसी ने उन्हें तवज्जो नहीं दी। ऐसा लग रहा था कि मुफ्त का खाना नहीं मिलेगा, पर उसने तुरंत एक तरकीब निकाली। उसने कागज और कलम उठाई और कहा कि वो ऊपर से भेजा गया अधिकारी है, जो युद्ध में हुए नुकसान का हिसाब लेने आया है, ताकि बाद में मुआवजा दिया जा सके। मुआवजे की बात सुनते ही सबका व्यवहार बदल गया। मालिक ने उनके लिए मांस तैयार किया, लेकिन भूख से बेहाल सिपाही मांस देखते ही अपनी तमीज भूल गया और उस पर टूट पड़ा। इस बात ने मालिक के मन में शक पैदा कर दिया। एक कप्तान का साथी इतना गंदा और जानवरों की तरह कैसे खा सकता है? सिर्फ भगोड़े ही ऐसा करते हैं। नकली कप्तान ने ये भाप लिया। शक दूर करने के लिए भूख से बेहाल होने के बावजूद उसने बड़े सलीके से मांस खाना शुरू किया। रात को मालिक ने उनके लिए कमरा दिया, पर जब वो सोने वाला था तभी मालिक ने उसे रोक लिया। उन्होंने एक असली भगोड़े को पकड़ा था और वे चाहते थे कि कप्तान उसका फैसला करे। असल में ये एक परीक्षा थी। अगर वो उसे फौजी कानून के मुताबिक सजा नहीं देता तो साबित हो जाता कि वो नकली है। अपनी जान बचाने के लिए उसने बंदूक उठाई और अपने ही एक साथी के सिर पर गोली मार दी। मालिक का शक तो दूर हो गया, पर वो जगह अब रुकने लायक नहीं थी। अगली सुबह वे दोनों वहाँ से निकल गए। जल्द ही वे एक फार्म पर पहुंचे, जहाँ 3 भगोड़ों ने कब्जा कर रखा था और वे मौज मस्ती कर रहे थे। हेरोल्ड ने वहाँ घुसते ही अपना रौब दिखाया। वर्दी देखकर उन्होंने अपनी बंदूकें नीचे कर दी, लेकिन उनके नेता ने तुरंत झूठ पकड़ लिया। उसने देखा कि कप्तान की पैंट उसे फिट नहीं आ रही थी, जबकि बड़े अधिकारियों की वर्दी उनके नाप की सिली होती है। उसे समझ आ गया कि हेरोल्ड नकली है, पर उसने इसे उजागर नहीं किया, बल्कि उनकी टीम में शामिल होने की गुजारिश की। इस तरह हेरोल्ड टास्क फोर्स बनी। रास्ते में उन्होंने 2 और तोपचियों को अपनी टीम में जोड़ा। हेरोल्ड अब खुद को असली अधिकारी मानने लगा था, यहाँ तक कि उसने अपने आदमियों को हवाई फायरिंग का आदेश दिया। जब गाड़ी का पेट्रोल खत्म हुआ तो उसने अपने आदमियों से गाड़ी खिंचवाई। सिपाही केल्विन इस जुल्म से तंग आ गया और उसने हेरोल्ड पर बंदूक तान दी, लेकिन तभी मिलिट्री पुलिस आ गई। उन्होंने पहचान पत्र मांगे। हेरोल्ड घबरा गया, पर तुरंत संभल कर बोला कि वो फ्यूहर के एक गुप्त मिशन पर है और अधिकारी को धमकी दी कि अगर उसने दस्तावेज मांगे तो वो इसकी शिकायत सीधे फ्यूहर से करेगा। अधिकारी को हिचकिचाते देख हेरोल्ड समझ गया कि उसकी चाल चल गई है। कोई भी अपने करियर का जोखिम नहीं लेना चाहता था। अधिकारी ने उसे अपने कैंप आने का न्योता दे दिया। कैंप के दरवाजे पर हेरोल्ड का सामना उस शख्स से हुआ जिससे वो सबसे ज्यादा डरता था, कप्तान जंकर, जो पहले उसे मारने के लिए ढूंढ रहा था। हेरोल्ड ने खुद को एयरफोर्स का कप्तान बताया। जंकर ने कहा कि उसे चेहरे याद रहते हैं। हेरोल्ड डर के मारे भागने ही वाला था कि जंकर हंसकर बोला कि उसे कुछ याद नहीं आ रहा। कैंप के अंदर जंकर ने हेरोल्ड का स्वागत किया और वहाँ के इंचार्ज शुट्टे से मिलवाया। शुट्टे ये सुनकर खुश हो गया कि हेरोल्ड को फ्यूहर ने भेजा है। असल में वो कैंप भगोड़ों से भरा था और जेल में जगह नहीं थी। वे दोनों इन भगोड़ों को खत्म करना चाहते थे, लेकिन सुपरवाइजर हैंसन कानूनी प्रक्रिया का इंतजार कर रहा था। हेरोल्ड ने मौके का फायदा उठाते हुए मदद की पेशकश की। जेल के कैदी डर के मारे अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि फैसला इतना मनमाना होगा। हेरोल्ड के आदमियों ने लोहे की सलाखों से एक कैदी को पीटना शुरू किया और जल्द ही 5 लोगों को मार दिया गया। इस गैरकानूनी काम से हैंसन नाराज हो गया और उसने ऊपर फोन किया। अगर जांच होती तो हेरोल्ड मारा जाता, लेकिन शुट्टे ने हेरोल्ड को खुश करने के लिए बड़े नेताओं से संपर्क किया। बात ऊपर तक पहुंची और बिना किसी जांच के हेरोल्ड को ही फैसला करने का पूरा अधिकार दे दिया गया। अब वो आधिकारिक रूप से फ्यूहर का दूत बन गया। इसके बाद नरसंहार शुरू हुआ। उन्होंने कैदियों को गड्ढे में धकेला और विमान भेदी तोपों से उन्हें भून दिया। मरने से पहले वे देशभक्ति के गीत गा रहे थे। ये न्याय कम और हेरोल्ड
की क्रूरता का प्रदर्शन ज्यादा था। जिस दिन उसने पहले भगोड़े को मारा था तभी से उसका मन काला हो चुका था। कत्लेआम दिन रात चलता रहा। वाल्टर नाम के एक सिपाही को छोड़कर किसी को उन पर दया नहीं आई। हेरोल्ड ने वाल्टर को बुलाकर बचे हुए लोगों को खत्म करने का आदेश दिया, क्योंकि वह दया की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था। कत्लेआम के बाद सभी जश्न मनाने लगे। शराब के नशे में सिपाही आपस में ही लड़ने लगे और कैदियों को पीटने लगे। अनुशासन टूटता देख हेरोल्ड ने अपनी बात न मानने वाले केल्विन को गोली मार दी। उसने एक कैदी को बंदूक दी और कहा कि अगर जिंदा रहना है तो दूसरे कैदी को मार दो। हेरोल्ड अब शिकार से शिकारी बन चुका था और उसे सत्ता के इस खेल में मजा आ रहा था। अब उसे अपनी पहचान छिपाने की जरूरत नहीं थी। उसने वाल्टर से अपनी वर्दी ठीक करवाई। उसके आने से वो कैंप एक कब्रिस्तान बन चुका था, लेकिन जल्द ही ब्रिटिश विमानों के बमों ने उसका सपना तोड़ दिया। पूरा कैंप तबाह हो गया। हेरोल्ड फिर से जिंदा बच निकला और बचे हुए सैनिकों के साथ पास के कस्बे में पहुंच गया। वहां उसने अपनी फर्जी पहचान के दम पर लूटपाट शुरू कर दी और शहर के मेयर को भी मार दिया। हेरोल्ड ने उस कस्बे पर कब्जा कर लिया और आखिरी पलों का आनंद लेने लगा। लेकिन जल्द ही मिलिट्री पुलिस ने उसे पकड़ लिया और कोर्ट मार्शल के लिए भेज दिया। तब सबको पता चला कि वो महज एक साधारण सिपाही था। फिर भी उसकी क्रूरता को हुनर मानकर जज ने उसे मौत की सजा नहीं दी, बल्कि मोर्चे पर भेजने का फैसला किया। हेरोल्ड वहां से भी खिड़की के रास्ते भाग निकला और जंगल में छिप गया। आखिरकार मई 1945 में ब्रिटिश नौसेना ने उसे पकड़ा और 1946 में उसे फांसी दे दी गई। उस वक्त उसकी उम्र सिर्फ 21 साल थी। ये कहानी सच्ची घटना पर आधारित है। 19 साल के हेरोल्ड ने सिर्फ एक वर्दी के दम पर 2 हफ्तों में करीब 200 लोगों की जान ली थी।